हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 64 है, जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी सिविक्स से जो दे रहे हैं, या यूपीएचएससी नेट जेआरएफ या कोई भी एग्ज़ाम जहां पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड या पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं, उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कैपिटल स्टडी सर्कल अब दिल्ली के बाद लखनऊ में भी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर चुका है। ऑनलाइन क्लासेस हमारी चलती हैं। इसके अलावा जो ऑफलाइन क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे आगे दिए हुए फ़ोन नंबर पे या व्हाट्सएप नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और यदि आप हमसे रिसर्च के सिलसिले में जुड़ना चाहते हैं तो भी जुड़ सकते हैं। हमारे पास एक्सपर्ट्स की टीम है जो रिसर्च के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो इससे पहले कि टाइम वेस्ट करें, हम आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले हमने बताया कि जो माफ़ी के साथ कि आज का हमारा जो टेस्ट सीरीज़ है ये कम्प्लीटली इंग्लिश में है, लेकिन मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा, तो आपको जो हिंदी वाले हैं उनको कोई समस्या नहीं होगी। सिर्फ इंग्लिश में देखने में है, बाकी सारी चीज़ें हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। और ऑब्वियसली दोज हु आर कंफर्टेबल विथ इंग्लिश, तो दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम सिंस क्वेश्चन इज इन इंग्लिश एंड आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश टू। सो बाइलिंगुअल क्लास है। तो आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्टेट कंसीव्ड बाय कौटिल्य इन हिज अर्थशास्त्र। तो इसका मतलब क्या हो गया हिंदी में अगर हम देखें तो कौटिल्य का जो राज्य है, कौटिल्य का राज्य कैसा है? कैसा है का मतलब एक पुलिस स्टेट है, एक टैक्स कलेक्टिंग मतलब टैक्स ग्रहण करने वाला राज्य है, वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है, या कम्युनल सांप्रदायिक स्टेट है, सांप्रदायिक स्टेट है। तो अगर हम देखें कौटिल्य के जो आइडिया है अर्थशास्त्र, हमने इससे पहले की भी जो लेक्चर्स हैं उसमें बताया कि अर्थशास्त्र किस पे बेस्ड है। अर्थशास्त्र यूजुअली अगर ट्रांसलेशन करें तो इसका आइडिया आता है कि इकोनॉमिक्स, लेकिन इकोनॉमिक्स के अलावा इसमें पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी से रिलेटेड या स्टेट क्राफ्ट जो है कह सकते हैं, इससे रिलेटेड आइडिया है इसमें। और हमने बताया था आपको कि इससे पहले भी कि मैक्स वेबर कहते हैं कि ये जो है द प्रिंस से भी खतरनाक है, डेंजरस है, क्योंकि इसमें डिटेल में सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो कौटिल्य का आइडिया किससे है, और ये सबके लिए बताते हैं कि राजा को क्या करना चाहिए। जैसे प्रिंस में मैकियावेली बताते हैं किंग को कैसा होना चाहिए, लॉयन और फॉक्स की तरह, उसी तरह से ये भी बताते हैं कि राजा को कैसा होना चाहिए। दयालु होना चाहिए, जनता के प्रति उसको दर्द होना चाहिए। और इन्होंने स्टेट का जो है डिवीज़न भी किया, किस तरह से क्या क्या स्टेट में ज़रूरी है। तो स्वामी आप लोगों ने जानते ही होंगे, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष एंड दंड और मित्र। तो ये जो 7 सप्तांग थ्योरी भी कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसी को सप्तांग थ्योरी भी कहते हैं। तो क्वेश्चन बहुत से बन सकते हैं कि सप्तांग थ्योरी किसने दी, तो मनु ने भी दी है, लेकिन बेसिकली डिटेल में सही से देखें तो वो देते हैं कौटिल्य। सप्तांग थ्योरी में कौन सी चीज़ नहीं है, तो इसमें से कोई एक अलग सी चीज़ डाल देंगे, स्वामी, अमात्य, जनपद, या जनपद की जगह कुछ और राज्य लिख दिया या इस तरह का, तो वो नहीं है। दुर्ग है, कोष है, दंड है, मित्र है, ये सारी चीज़ें, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। अगर कुछ भी अलग आता है तो वो उसको मान लीजिए आप कि ये नहीं है। तो यहाँ पे है कि हमने बताया जैसा कि राजा, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ किंग, टू प्रोटेक्ट द किंगडम एज वेल एज द पीपल ऑफ किंगडम। तो इस तरह का आइडिया जो है कि राजा की काम क्या है, देश की भलाई करना, देश को मजबूत बनाना और साथ ही साथ प्रजा की भलाई करना। तो इस तरह का आइडिया किस में होता है, पुलिस स्टेट में क्या होता है, पुलिस स्टेट में सिर्फ सुरक्षा की जिम्मेदारी, सिक्योरिटी, स्टेट का काम क्या है, तो सिक्योरिटी करना। टैक्स कलेक्टिंग स्टेट सिर्फ टैक्स ले लिया, बाकी चीज़ें मतलब नहीं है।
वेलफेयर स्टेट में सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि कहीं जो पीपल है उस स्टेट के, उनके साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, कहीं बाढ़ तो नहीं आई, कहीं सूखा तो नहीं आया, उनका वेलफेयर करना, ये सारी चीज़ें उनका भी बताया जाता। तो इस तरह से अगर अकॉर्डिंग टू कौटिल्य देखें तो वेलफेयर स्टेट और कम्युनल स्टेट में क्या होगा, सांप्रदायिक होगा। किसी स्टेट का कोई रिलीजन मान लिया, मान लीजिए कोई एक रिलीजन है वो स्टेट का है, या कहीं भी हो सकता है। इंडिया में अगर आप देखें तो हिंदू रिलीजन मान लें, पाकिस्तान में देखें तो इस्लाम मान लें, अमेरिका में देखें तो क्रिश्चियनिटी मान लें। इस तरह का अगर वो स्टेट का रिलीजन डिक्लेयर कर देते हैं तो उसको हम एक कह सकते हैं कम्युनल स्टेट बोल सकते हैं। और इवन अगर स्टेट रिलीजन न भी डिक्लेयर हो तो भी अगर किसी के साथ भेदभाव उसके धर्म के नाम पे किसी स्टेट में हो रहा है तो उसको हम कम्युनल स्टेट बोलेंगे। तो सही आंसर क्या होगा, वेलफेयर स्टेट इज़ द राइट आंसर। कि अकॉर्डिंग टू कौटिल्य स्टेट इज़ अ वेलफेयर स्टेट एंड स्टेट मस्ट वेलफेयर ऑल द पीपल, नॉट ओनली द पर्टिकुलर रिलीजियस पीपल और पर्टिकुलर कम्युनिटी पीपल बट ऑल द पीपल। तो ये आइडिया है वेलफेयर स्टेट का। आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हु हेल्ड द व्यू दैट स्टेट इज़ प्रायर टू इंडिविजुअल। अब ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, बहुत बार पूछा गया है। अब इसमें आगे क्या हो सकता है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, कि अब किस तरह से किस प्रोबेबल क्वेश्चन को कैसे और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाया जाए और उसको नया बनाया जाए। तो नए क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ले आते हैं, बट नए क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आप कहीं ना कहीं से ऐसी चीज़ें करते हैं कि उसी क्वेश्चन को जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्वेश्चन है उसको ट्विस्ट कर देते हैं, उसी से आगे की एक चीज़ पूछ लेते हैं। तो ये हो सकता है। यहाँ पे है स्टेट इज़ प्रायर टू इंडिविजुअल, कि जो राज्य है वो व्यक्ति से पहले है। तो राज्य व्यक्ति से पहले है, ये कौन कहता है, प्लेटो, अरिस्टोटल, जॉन लॉक, रूसो। तो प्लेटो तो नहीं कहते। अब इनके आइडियाज़ क्या हैं, अगर हम देखें तो सभी के आइडिया अलग अलग है, लेकिन अरिस्टोटल जो है वो कहते हैं राज्य व्यक्ति से पहले है। क्यों? क्योंकि इनका जो अप्रोच है किसी चीज़ को जानने का वो है टीलोलॉजिकल अप्रोच। टीलोलॉजिकल अप्रोच का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को, मान लीजिए कि आप सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी की आइडेंटिटी, अगर आपकी आइडेंटिटी किसी से जुड़ी हुई है, मान लीजिए कि हमारी आइडेंटिटी पूछा जाए आप किसके पुत्र हैं, तो अपने माँ का या अपने पिताजी का नाम बताएंगे आप। तो आपकी आइडेंटिटी उनसे जुड़ी हुई, इसीलिए फादर्स नेम मदर्स नेम लिखवाते हैं हर फॉर्म में। आप जब भी करते हैं कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें फादर्स नेम मदर्स नेम होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि आपको अगर लोग नहीं भी जानते तो आपके माँ बाप को जानते होंगे, उसकी आइडेंटिटी से आपकी आइडेंटिटी है। तो कौन पहले हुआ? अब सिंपली अगर कोई पूछे कि कौन पहले पैदा हुआ गया, आप पहले पैदा हुए कि आपके माँ बाप पहले पैदा हुए, तो सिंपल सा टीलोलॉजिकल अप्रोच कि माँ बाप पहले पैदा होंगे। अब कह रहे हैं कि इंडिविजुअल की आइडेंटिटी किससे होती है, कि कोई पूछे कि आप कहाँ से हैं तो आप बोलेंगे इंडिया से, या आप किसी और कंट्री के हैं तो वहाँ का बोलेंगे। तो आपकी आइडेंटिटी जिससे हुई वो पहले आएगा कि आप आएंगे पहले? तो इसके अकॉर्डिंग, टीलोलॉजिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि राज्य व्यक्ति से भी पहले है, क्योंकि वो तो पहले ही था, व्यक्ति बाद में आया। ये जगह जो है, मान लीजिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट या इंडिया जो है वो तो हमेशा से रहा होगा, हमारे पैदा होने से पहले ही। हमने उसको नाम दे दिया सिर्फ इंडिया, क्योंकि हम यहाँ पे पैदा हो गए। या कोई पाकिस्तान में पैदा हुआ, कोई यूएस में पैदा हुआ, अलग बात है, उसने उसको नाम दे दिया। लेकिन ऐसा नहीं कि यूएसए जब नाम नहीं था तब तक वहाँ यूएसए नहीं था। यूएसए तो हमेशा से, अगर हम देखें तो जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, आदमी रहे या ना, आदमी की हिस्ट्री तो बहुत कम की है, लेकिन वो कॉन्टिनेंट तो करोड़ों साल पहले की है। आदमी का हिस्ट्री 10,000 ईयर्स की है। तो इसका मतलब है कि वो उससे पहले थे। तो स्टेट के लिए भी यही लॉजिक वो अपनाते हैं, इसलिए इनको हम और ये किस बुक में लिखते हैं, इनकी बुक जो फेमस है उसमें पॉलिटिक्स में ये मेंशन करते हैं कि ये राज्य पहले है व्यक्ति से। आगे बढ़ते हैं, सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेट डू नॉट कम आउट ऑफ एन ओक और अ रॉक बट फ्रॉम द कैरेक्टर ऑफ द मैन दैट ड्वेल
देयर इन, हु मेड दिस ऑब्जर्वेशन। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि अभी हमने बात की स्टेट के बारे में, स्टेट का मतलब राज्य हो गया। यहाँ पे राज्य कह रहे हैं डू नॉट कम आउट ऑफ एन ओक, मतलब ओक जो एक पेड़ है उसके पेड़ से फल की तरह नहीं आया, या फिर उसके छाल या उससे बना नहीं है, किसी कुर्सी की तरह नहीं है कि उसी के बन गया, या फिर रॉक या स्टोन जो कह सकते हैं कि किसी चट्टान से काट के तराश के नहीं बना है, बट कैसे बना है, फ्रॉम द कैरेक्टर ऑफ अ मैन, जो वहाँ पे रहते हैं, जो किसी राज्य के अंदर जो व्यक्ति रहते हैं उनके चरित्र से बनता है राज्य। तो चरित्र पे या कैरेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस कौन करता है, अरिस्टोटल, प्लेटो, हॉब्स, बर्क। अगर आप देखेंगे तो आइडिया ऑफ स्टेट जो है सभी का, अरिस्टोटल का आइडिया ऑफ स्टेट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट होना चाहिए बेस्ड ऑन एम्पेरिकल स्टडी या कंपैरेटिव स्टडी। प्लेटो का आइडिया फिलोसफर किंग का है, जिसमें आइडियल आइडिया है इस पर। तो अगर फिलोसफर किंग का मतलब क्या हो गया, हमने कल भी बताया था कि कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स जैसी बात आते हैं, वो क्यों लाते हैं कि लोगों का कैरेक्टर इतना अच्छा हो कि वो स्टेट के लिए सब कुछ कर सके। हॉब्स का आइडिया जो है वो सोवरेनिटी का है या टोटलिटेरियन स्टेट टाइप का है। बर्क का आइडिया भी जो है सोवरेनिटी का। तो अब जो है यहाँ पे प्लेटो का जो आइडिया आ रहा है वो क्या आ रहा है, प्लेटो का आइडिया कह रहा है कि जो किंग होना चाहिए या ग्रुप ऑफ जो किंग होगा वो कैसे होना चाहिए, फिलोसफर होने चाहिए। तो लोग फिलोसफर होने चाहिए, उनका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, वो कहते हैं कि उनका, अगर हम एकेडमी का देखें तो उन्होंने एकेडमी खोली, उसमें एग्ज़ाम होते थे 3 लेवल पे। पहला एग्ज़ाम जो पास नहीं कर पाता था उनको बोलता था प्रोड्यूसिंग क्लास है, ये अपना काम करें, बिजनेस करें, खेती बाड़ी करें, हैंडीक्राफ्ट बनाएं, ये सब चीज़ें उनका काम है, क्योंकि ये स्टेट को रन करने या स्टेट के बारे में कि पॉलिसी क्या सही है क्या गलत है, कैसी होनी चाहिए पॉलिसी। आज के समय में भी है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको मतलब नहीं होता है कौन सी गवर्नमेंट आ गई कौन सी नहीं आ गई, तो बोले कि उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। दूसरा जो उस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं, जैसे हम सभी लोग कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स की है, और आपका एक ओपिनियन भी है, वो किस तरफ है कहाँ है उससे इत्तेफाक कोई रखे या ना रखे, लेकिन अगर आपके पास अपना ओपिनियन है पॉलिटिक्स को लेके, सोसाइटी को लेके या किसी भी पॉलिसी को लेके, कि ऐसा नहीं है कि आप ब्लाइंडली किसी पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं कि हमारा जो नेता उसने जो बना दिया वो सही है, तो फिर आप दूसरी कैटेगरी में हो जाएंगे। उसके बाद भी और आगे बढ़ेंगे जहाँ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाएगा, जहाँ आप खुद पॉलिसी बना सकते हैं या लोगों से मिल के बात करके करते हैं, तो वहाँ पे उस फिलोसफर किंग की स्थिति में पहुँचेंगे। तो ये आइडिया था। तो ये क्या है, ये कैरेक्टर बिल्डिंग, क्योंकि एजुकेशन हमें क्या करता है, कैरेक्टर बिल्डिंग का काम करता है। तो कैरेक्टर पे सबसे अधिक फोकस कौन कर रहा है, प्लेटो। प्लेटो का आइडिया था कि कैरेक्टर से जैसे वहाँ के लोग होंगे वैसा ही राष्ट्र होगा। तो हम देख सकते हैं ऑब्वियसली जहाँ के लोग जैसे होते हैं कि अगर बहुत ही कंजर्वेटिव लोग होंगे तो कंजर्वेटिव स्टेट होगा, अगर बहुत प्रोग्रेसिव लोग होंगे तो प्रोग्रेसिव स्टेट होगा, अगर आप बहुत इनोवेटिव होंगे तो इनोवेटिव स्टेट होगा, बिजनेस में बहुत ज़्यादा है तो इकोनॉमिकली फ्लरिश करने वाला स्टेट होगा। तो ये सारी चीज़ें तो होती हैं। अगर प्लेटो ऑलमोस्ट सही है अपने आइडिया को लेके। आगे बढ़ते हैं, 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट इम्पीरियलिज्म इज एक्सटेंशन ऑफ द, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, अब इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से चेंज कर दिया है। यूजुअली क्या होता है, स्टेटमेंट आ जाता है डायरेक्टली, इम्पीरियलिज्म इज़ द हाईएस्ट स्टेज ऑफ। अब यहाँ पे पूछ रहा है इम्पीरियलिज्म क्या है, एक्सटेंशन कैपिटलिस्ट सिस्टम का, प्रोलेटरिएट सिस्टम का, लिबरल सिस्टम का, सोशलिस्ट सिस्टम का। तो मार्क्सिस्ट हैं तो इम्पीरियलिज्म क्या हो गया, साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद, तो साम्राज्यवाद जो है वृहद रूप है या आगे का रूप है कह सकते हैं, किस चीज़ का। अब ये क्या समाजवाद का होगा, क्योंकि साम्राज्यवाद, मार्क्सिस्ट जो होंगे साम्राज्यवाद के खिलाफ होंगे या उसके प्रो होंगे, तो खिलाफ होंगे, साम्राज्यवाद के खिलाफ होंगे, तो सोशलिस्ट स्टेट तो नहीं हो सकता। प्रोलेटरिएट का मतलब हो गया सर्वहारा। सर्वहारा का मतलब
जो गरीब है, आम बोलचाल की भाषा में गरीब कह सकते हैं। तो गरीब जो सिस्टम ये भी नहीं हो सकता। लिबरल सिस्टम और कैपिटलिस्ट सिस्टम। अब इसमें अगर आपको लेनिन को आपने पढ़ा होगा, लेनिन के आइडिया को आप जानते हैं, तो उन्हीं की बुक थी द इम्पेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म की जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद साम्राज्यवाद की हाईएस्ट जो सबसे ऊंचाई है, उससे कुछ ज़्यादा नहीं हो सकता। शोषण का कोई और तरीका नहीं हो सकता कि अपने देश के लोगों का तो शोषण पूंजीवाद कर ही रहा है, अपने देश के मजदूरों का, साथ ही साथ दूसरे देश में जाके वहाँ के मजदूरों, यहाँ के आम आदमियों का भी शोषण अगर कर लेता है तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। ये चरम है, कह सकते हैं चरम है कैपिटलिस्ट सिस्टम का, पूंजीवादी सिस्टम का। तो आइडिया किसका है? ये लेनिन का है। लेनिन बोलते हैं कि मार्क्स आइडिया देते हैं, लेकिन मार्क्स डायरेक्टली इसको नहीं बोलते। लेनिन जब देखते हैं कि पूरी तरह से इम्पीरियलिज्म हो रहा है, ब्रिटेन जो है कॉलोनी बना रहा है इंडिया जैसे कंट्री को, बड़ी कंट्री को, फ्रांस है, पुर्तगाल है, छोटे छोटे कंट्री, स्पेन है, ये सारे लोग दूसरे कंट्रीज़ को, बड़े बड़े कंट्रीज़ को जो है अपनी कॉलोनी बना लेते हैं। तो ये इम्पीरियलिज्म है। और उससे फ़ायदा क्या हो रहा है उनको? वो उससे फ़ायदा हो रहा है कि इकोनॉमिकली वो रिच होते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों का भी शोषण कर पाएंगे। अपने लोगों का शोषण इन्होंने थोड़ा कम किया, क्योंकि दूसरे देश का शोषण कर रहे हैं, तो अपने मजदूर या अपने लोगों के जो लेबर क्लास है उसका शोषण या एक्सप्लॉयटेशन वो कम हो गया। तो इसीलिए बहुत बार जब हम ग्रामसी को कभी पढ़ते हैं तो ग्रामसी बोलते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, कैपिटलिज्म भी है, फिर भी रेवोल्यूशन यूरोप में नहीं होके रसिया में होता है। तो उसका ये कारण बताते हैं, क्योंकि उन्होंने दूसरे कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट कर लिया। वो अपने लेबर्स को, इंग्लैंड अपने लेबर्स को तो अच्छे वेजेस दे रहा है, लेकिन इंडिया के लोगों को एक्सप्लॉइट करके। इसी तरह से फ्रांस जो है, स्पेन है, ये सारे लोग अफ्रीकन कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट करके अपने यहाँ जो डेवलपमेंट इन्होंने कर लिया। अपने लेबर्स को लेबर लॉस देते हैं, मिनिमम वेज देते हैं, उनको फैसिलिटी दे रहे हैं, इसलिए वहाँ पे रेवोल्यूशन नहीं हो पाता। रसिया में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे रेवोल्यूशन हो जाता है 1917 में लेनिन की अगुवाई में, इन द लीडरशिप ऑफ लेनिन। फोर्थ के बाद फिफ्थ पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज रिटन बाय श्री अरविंदो घोष। ये अच्छा आइडिया है कि अरविंदो घोष के बारे में अभी हमने उस तरह से देखे तो नहीं क्वेश्चन किए। अरविंदो घोष एक कह सकते हैं क्रांतिकारी थिंकर थे, और वहाँ से निकल के वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ चले जाते हैं। और अरविंदो के बारे में माना जाता है कि ये बहुत छोटे थे तभी इनको इंग्लैंड भेज दिया गया था, वहाँ पे रहते हैं, और उसके बाद वापस आते हैं, इंडिया के कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं। उस समय तक इनको इंडियन लैंग्वेजेस नहीं आती, तो फिर हिंदी, पंजाबी, उर्दू, ये सारी चीज़ें सीखते हैं, और यहाँ पे रेडिकल ग्रुप्स के साथ भी काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर इनको जेल होती है, तो उसके बाद ये स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाते हैं। तो अरविंदो घोष से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन सकता है, स्पिरिचुअल नेशनलिज्म। स्पिरिचुअल नेशनलिज्म का मतलब हो गया कि जो भक्ति या कहेंगे आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। अरविंदो कॉलेज भी है, अरविंदो के बहुत से हॉस्पिटल भी होते हैं, अरविंदो सोसाइटी, इसलिए अरविंदो सोसाइटी के में है। तो ये जो है, ये अरविंदो जो है कौन सी बुक के द्वारा लिखी गई है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया हम सभी जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू। लाइफ डिवाइन छोड़ के थे, स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये कौन किसकी है? ये जो है M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा गांधी के, हमने कल परसों में ये डिस्कस किया था। तो लाइफ डिवाइन इनकी बुक है, इसमें ये बहुत सी जो जर्नी है उसके ऊपर लिखते हैं, क्योंकि इसमें तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो किस तरह से जो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेजरी ऑफ मॉडर्न रिलीजियस थॉट, ये तो कंपाइलेशन है अलग अलग रिलीजियस थॉट का, ये किसी के द्वारा लिखी नहीं गई है। तो ये जो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, लाइफ डिवाइन, अरविंदो घोष। ये याद रखिएगा, ये कहानी मैंने बता दी छोटी सी, तो वो भी याद रखेंगे तो कभी इनकी पिक्चर देख सकते हैं आप, तो भी आपको पता चल जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 6 नंबर क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, व्हेन डिड महात्मा गांधी गिव द कॉल फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट। तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का कॉल का आह्वान कब किया था। और अगर आप थोड़ा भी न्यूज़ देख रहे हो कुछ दिनों से, अगर पिछले 1-2 महीने के अंदर आपने न्यूज़ देखा तो ये आपको बहुत क्लियरली मेंशन मिल जाएगा, क्योंकि न्यूज़ में भी उस दिन था और प्रधानमंत्री मोदी ने भी एड्रेस किया कि आज ही के दिन भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखी गई थी। तो कौन सी डेट है? 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो है महात्मा गांधी ने रखा था। तो ये आगे बढ़ते हैं, 7th में देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, एम.एन. रॉय। तो एक तो इनसे बहुत क्लियरली क्वेश्चन है, एम.एन. रॉय कौन है? तो इनका पूरा नाम होगा मानवेंद्र नाथ रॉय, और इनकी पार्टी का नाम क्या है? इससे पहले कि हम पार्टी का नाम समझें, इनको समझ लेते हैं कि मानवेंद्र राय कौन थे। ये बंगाल के एक बड़े लीडर थे, जो कि पढ़ने जाते हैं, मैक्सिको में रहते हैं, वहाँ पे ये मार्क्सिस्ट थिंकर्स के साथ जुड़ते हैं और मार्क्सिस्ट बन जाते हैं। तो मैक्सिको की मार्क्सिस्ट पार्टी वहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं, और साथ ही इतने बड़े लीडर बन जाते हैं कि ये इनके जो आइडिया थे उसमें लेनिन को भी ये अपने आइडिया से, जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल होता है उसमें हरा देते हैं। और इसके बाद इनको भेजा जाता है कि इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी बनाई जाए। तो इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर बनते हैं, लेकिन कुछ मतभेद होता है और उसके बाद ये चले जाते हैं, कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन फाइनली जो कांग्रेस से भी जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, कांग्रेस सपोर्ट नहीं करती है शुरुआत में वर्ल्ड वॉर का ब्रिटिशर्स को, और इनका आइडिया था कि हमको जो फासिज्म है, नाजिज्म, उसके अगेंस्ट में जो ब्रिटेन को सपोर्ट करना चाहिए। तो कांग्रेस को भी छोड़ देते हैं और अपनी एक नई पार्टी बनाते हैं, और उस पार्टी का जो आइडियोलॉजी होती है वो रेडिकल होती है, और इसका नाम रखते हैं रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। और इसमें रेडिकल ह्यूमनिज्म का मतलब रेडिकल क्रांतिकारी मानवतावाद का आइडिया लेके आते हैं। और उस समय दुनिया भर में मानवतावाद का एक आइडिया चल रहा था, और भारत में ये पहली बार लेके आते हैं रेडिकल ह्यूमनिज्म का। कम्युनिस्ट आइडिया भी भारत में पहली बार लेके आते हैं, उससे पहले लोग यहाँ पे कम्युनिस्ट आइडिया को नहीं जानते होते हैं। और तो ये बहुत ही ऐसे पायनियर हैं, चीज़ों को करते हैं। तो रेडिकल ह्यूमनिज्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो एम.एन. रॉय हो जाएंगे, या रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी तो है ही इनकी। और अलग अलग आइडिया है, एक समय में ये कम्युनिस्ट रहते हैं, फिर कांग्रेस ही बनते हैं, फिर अलग हो जाते हैं और रेडिकल ह्यूमनिज्म की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मानवेंद्र नाथ रॉय या एम.एन. रॉय के नाम से फेमस हैं, इनके बारे में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल साइंस गिव्स प्रोमिनेंस टू। आज के समय की जो वर्तमान राजनीति विज्ञान क्या कहता है, किस चीज़ पे फोकस करता है, किस चीज़ पे जोर देता है? एम्पेरिकल अप्रोच का मतलब जो प्रायोगिक चीज़ों पे, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक अप्रोच पे, इंस्टीट्यूशनल स्थानिक अप्रोच पे, या आधुनिक अप्रोच पे। तो आधुनिक है, जो मॉडर्न अप्रोच क्या है, किस चीज़ पे बेस्ड है? मॉडर्न अप्रोच कहता है एम्पेरिकल अप्रोच होना चाहिए, कि जहाँ पे, और मॉडर्न अप्रोच किस चीज़ पे बात करता है, या कंटेम्प्रेरी जो आज के समय राजनीति विज्ञान किस चीज़ पे करता है? प्रायोगिक चीज़ों को प्रयोग करके देखिए, उसके बेसिस पे। हमने आपको ये भी बताया था कि, तो इसका सही आंसर ए होगा, एम्पेरिकल अप्रोच, प्रायोगिक अप्रोच जो है उसके थ्रू आज के पॉलिटिकल साइंस हम करती है। जैसे हमने बताया भाई गलप पोल के बारे में हमने बात की थी, तो गलप पोल क्या बोलता था कि एम्पेरिकली आप देखिए, फील्ड में उतरिए,
एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल जो है आज के समय देखेंगे तो काफ़ी हद तक 95% एक्यूरेसी काम करता है। कई बार वो गलत भी होता है 5% 10% टाइम, लेकिन 90% टाइम वो सही होता है। तो क्या क्यों होता है? क्योंकि अप्रोच एम्पिरिकल हो गया है, जो प्रायोगिक अप्रोच है। सीधे सीधे ऐसा नहीं कि हमको टीवी में देख रहे हैं इसलिए लग रहा है, या एक्सपर्ट जिस तरह से बहुत से एक्सपर्ट बोलते हैं उनको कोई आइडिया नहीं ग्राउंड पे क्या हो रहा है, लेकिन वो अपने से मीडिया के थ्रू, टीवी के थ्रू या लोगों का कुछ 10-20 लोगों के जो ओपिनियन के बेस पे अपना ओपिनियन बनाते हैं। तो वो वैज्ञानिक अप्रोच नहीं है। वैज्ञानिक अप्रोच क्या है? दैट इज़ एम्पेरिकल अप्रोच। आगे बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। हु इज़ द ऑथर ऑफ पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। ये जो है मैंने आपको बताया कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कि ये कई बार पूछा जाता है क्योंकि ये बुक का नाम है और ये थोड़ा सा ऑफ है। तो इसमें कौन है? डेनियल लर्नर, डेविड ईस्टन, हैरोल्ड लासवेल। तो ये नाम तो चेंज नहीं होगा। तो पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ यही रहेगा, इसलिए हिंदी वाले भी यही नाम हिंदी में लिख देगा, सिर्फ यही होगा। इसके अलावा तो किसका आइडिया है? ये आइडिया है हैरोल्ड लासवेल का। हैरोल्ड लासवेल जो है, ये इनकी बुक जो छपी थी ये 1936 में छपी थी। और ये जो किस तरह से जो पॉलिटिकल एलीट है, मतलब जो पॉलिटिक्स में जो उच्च वर्ग के लोग हैं वही मैनिपुलेट करते हैं, तो अल्टीमेटली वही लोग रूल करते हैं। या आपको तो लग रहा है कि डेमोक्रेसी है, आपको हिस्सा मिल रहा है, आपकी गवर्नमेंट बन गई, लेकिन अल्टीमेटली आपके पास चॉइस कितनी है? 3 या 4 पार्टी। अगर आप इंडिया में हैं तो उनमें से ही आप, मान लीजिए आप प्राइम मिनिस्टर चेंज करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि किसी बहुत ही नए आदमी को लाएंगे, तो उन्हीं में से किसी 4-5 आदमी का नाम है उनमें से ही। या चीफ मिनिस्टर चेंज करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि घूम फिर के वो 2-3 नाम में से ही किसी एक को चूज़ करना है। तो ये तीनों ही पॉलिटिकल एलीट हैं अपने आप में, इन्हीं एलीट्स में से एक को चुनना है, ना कि ऐसा है कि कोई नया आदमी, कोई अच्छा आदमी जो समाज के डेडिकेटेड है उसको चुन लेंगे, या आप खुद बहुत अच्छा सोचते हैं तो आप पहुंच जाएंगे वहाँ पे। ये चांसेस भी बहुत कम है। ये हैरोल्ड लासवेल बोलते हैं कि किस तरह से किसको क्या मिला अल्टीमेटली पॉलिटिक्स से। आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है पॉलिटिकल साइंस हैव बोरोड आइडिया सच एज कल्चरल रिलेटिविज्म, सोशल एवोल्यूशन, कल्चरल डिफ्यूजन। ये सब कहाँ से लेते हैं? तो कल्चरल जो रिलेटिविज्म है, या कह सकते हैं, अब हिंदी में इसको देख लेते हैं कि राजनीतिक विज्ञान जो है कहाँ से उधार ले रहा है आइडिया, कौन से? सांस्कृतिक जो संबंध है उनके। इसके अलावा जो सोशल एवोल्यूशन है, कि मतलब जो सांस्कृतिक एवोल्यूशन हुआ उनको, कि किस तरह से वो आगे बढ़ा, या कल्चरल डिफ्यूज़न, मतलब एक कल्चर दूसरे कल्चर में किस तरह से मिल जाता है। इस तरह की चीज़ें जो है वो किस आइडिया से लिया गया है? एंथ्रोपोलॉजी, जिसको हम मानव विज्ञान कहते हैं, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, फिलॉसफी दर्शन, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र। तो किस शास्त्र से लिया गया है? तो ये एंथ्रोपोलॉजी से लिया गया है। इसमें ही है कल्चरल रिलेटिविज्म या सांस्कृतिक एवोल्यूशन जो होता है, वो चीज़ों के बारे में बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल व्यू पॉलिटिकल साइंस इज अ स्टडी ऑफ इन इट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कि 11 नंबर में क्या पूछ रहा है कि पॉलिटिकल साइंस किस चीज़ का अध्ययन है? राजनीति विज्ञान जो ट्रेडिशनल, जो पारंपरिक व्यू है, उसमें किस तरह का अध्ययन माना जाता है? किस चीज़ का अध्ययन? सरकार का, गवर्नमेंट पावर, शक्ति का, स्टेट का, राज्य का, सोसाइटी का, समाज का। तो अगर हम पारंपरिक व्यू में जाएं तो पुराने समझ चले जाएं, एरिस्टोटल को देख लें, प्लेटो को देख लें, या बाद के ही जो लोग हैं मैकियावेली को देख लें। ये किस चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं? पॉलिटिकल साइंटिस्ट तो हैं, लेकिन ये पॉलिटिक्स के किस चीज़ की बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, पावर की बात कर रहे हैं, स्टेट की, सोसाइटी। तो पुराने समय में अगर देखें तो सभी, प्लेटो क्या चाहते थे? आदर्श राज्य चाहते थे। एरिस्टोटल क्या चाहते थे? व्यवहारिक राज्य चाहते थे, जो ट्रेडिशनल ना हो, वो प्रैक्टिकल हो, प्रैग्मेटिक स्टेट चाहते थे एरिस्टोटल। और मैकियावेली क्या चाहते थे? स्ट्रॉन्ग स्टेट चाहते थे, पूरी सॉवरेनिटी। या हॉब्स, लॉक, रूसो भी सॉवरेन स्टेट चाह रहे हैं। तो ये जो है सभी लोग स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं।
मॉडर्न समय में पॉलिटिक्स को पावर के सेंस में भी देखा जाता है, आईआर के सेंस में भी पावर के सेंस में देखते हैं, लेकिन पहले के समय में देखें तो स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में ही देखते थे। इसलिए 11 का आंसर क्या हो जाएगा सही? सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट इज स्किनर्स ABC बिहेवियरिज्म? कि स्किनर का जो ABC बिहेवियरिज्म है वो किस चीज़ पे बेस्ड है? तो ABC का क्या है कि इनका आइडिया, इसके अलावा साथ ही साथ कहते हैं किस चीज़ के बारे में ये बात करते हैं कि ये बात करते हैं कि किस तरह से बिहेवियर जो है, और ये स्किनर जो है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी है, तो ये बताते हैं कि किस तरह से बिहेवियर शेप करता है लोगों का। तो उसमें क्या है, ABC का मतलब इसमें क्या है? एंटीसीडेंट, बिहेवियर, कॉन्सिक्वेंस। तो क्या है आइडिया? एंटीसीडेंट, बिहेवियर, कॉन्सिक्वेंस, यही सही है। पहली बात तो यही है, और बाकी तो एंटीसीडेंट, बिहेवियर, कंडीशनिंग नहीं है, कंक्लूजन भी नहीं है, कॉन्सिक्वेंस भी नहीं है। तो कॉन्सिक्वेंस तो है लेकिन एप्टीट्यूड नहीं है, एंटीसीडेंट्स है, बिहेवियर है, कॉन्सिक्वेंस। ABC का पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग यूजेस द टर्म पॉलिटिकल सिस्टम इंस्टीड ऑफ द स्टेट? अब यहाँ पे है कौन व्यक्ति है जो राजनीतिक सिस्टम की बात कर रहा है, संरचना की बात कर रहा है, ना कि वो राज्य नहीं यूज़ कर रहा है, राज्य का नाम, स्टेट का नाम यूज़ नहीं कर रहा है। वो कौन सा व्यक्ति है जो पॉलिटिकल सिस्टम का लेता है? अब पॉलिटिकल सिस्टम क्यों ले रहा है? हमने आपसे बात की है कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो सिस्टम थ्योरी से आता है, कि सिस्टम थ्योरी में कौन से, इसमें से कौन से अगर देखें कौन है? बाकुनिन तो एनार्किस्ट की तरह है बिल्कुल। G.H. एलमंड ये सिस्टम थ्योरी के फेवर में है। मिस फॉलेट ह्यूमनिस्ट हैं। M.H. फ्राइड ये भी ह्यूमनिस्ट। तो G.H. एलमंड जो है ये पॉलिटिकल सिस्टम यूज़ करते हैं अपने जो बुक है उसमें भी, और जिनका जो इनके अलावा अगर हम देखें तो एलमंड जो है के अलावा डेविड ईस्टन भी हैं, कोलमैन है, ये सारे लोग जो है पॉलिटिक्स को स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में न कि एक पॉलिटिकल सिस्टम के सेंस में देखते हैं, और इनपुट आउटपुट का जो आइडिया है ये भी ये देते हैं। ये हम कभी डिस्कस करेंगे। इनपुट आउटपुट जो है वो सिस्टम थ्योरी का एक बेसिक पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, तो सही आंसर क्या होगा? G.H. एलमंड। आगे बढ़ते हैं 14th नंबर जो है, द व्यू विच होल्ड स्टेट एज अ नेसेसरी एवल, कि राज्य का एक विचार जो है राज्य को आवश्यक बुराई की तरह देखता है। कौन सा विचार है, कौन सी विचारधारा है? एबोलिशन ऑफ स्टेट की, कि राज्य खत्म हो जाना चाहिए या खत्म हो जाएगा। ये आइडिया किसका है? मार्क्सिस्ट का। मार्क्सवादी मानते हैं कि एक समय में राज्य की अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उसकी ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि लोग आपस में इतना सद्भाव के साथ रहेंगे कि किसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं होगी। लिमिटेड स्टेट, जो कि स्टेट तो है लेकिन थोड़ा बहुत वो इंटरफेयर ना करे ज़्यादा लाइफ में, लेकिन हो सुरक्षा के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। तो ऐसा है क्या? सही है। प्रमोशन ऑफ स्टेट, जो अगर स्टेट को प्रमोट करेंगे तो वो कहते हैं लिमिटेड नहीं रहेगा। रिप्लेसमेंट ऑफ स्टेट बाय वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, तो लिमिटेड स्टेट आइडिया किसका है? लिबरल्स का, उदारवादियों का। उदारवादी ही कहते हैं कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है, आवश्यक बुराई है, कि बुराई तो है जो इंटरफेयर करती है लगातार, लेकिन बिना राज्य के अपना जो अस्तित्व है व्यक्ति का, इंडिविजुअल का, वो अस्तित्व भी नहीं रह सकता है। तो अकॉर्डिंग टू लिबरल्स, अकॉर्डिंग टू इवन द कैपिटलिस्ट सिस्टम, इट इज़ कंसीडर एज अ नेसेसरी एवल, की आवश्यक बुराई है। आगे बढ़ते हैं 15th नंबर पर पहुंच जाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, द मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ स्टेट गेव राइज टू डॉक्ट्रिन ऑफ, तो हिंदी में कहें तो यांत्रिक या मशीनीकरण जो व्यू है, जो देखने का नज़रिया है स्टेट को, वो उससे कौन सी चीज़ बढ़ी, डॉक्ट्रिन कौन सा बढ़ा? तो मैकेनिस्टिक थ्योरी से कौन सी आइडिया बढ़े? कि एनार्किज्म बढ़ा, इंडिविजुअलिज्म, लिबरलिज्म, नन ऑफ द अबव। तो
इसका है कि इंडिविजुअल के बीच में मैकेनिस्टिक जो है कि हर चीज़ अपना काम कर रही है, तो आपका भी अपना एक सिस्टम है, आप उसमें अपना काम कर रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, व्यक्तिवाद बढ़ गया। व्यक्तिवाद जैसे हम सभी लोग एक कम्युनिटी की तरह नहीं, हम सभी लोग आसपास तो रहते हैं एक घरों में, कॉलोनी में, लेकिन हर आदमी अपना अपना काम कर रहा है और अपने सिस्टम में फिट हो जाता है। तो इससे क्या हुआ, यांत्रिक तरीके से काम कर रहे हैं और एक दूसरे से, क्योंकि एक जैसे काम करेंगे तो एक दूसरे से रिलेशन भी रहेगा ज़्यादा, अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवादी जो इंडिविजुअलिज्म है इसको बढ़ावा देता है मैकेनिस्टिक का आइडिया। आगे बढ़ जाते हैं 15 पे, 15 के बाद 16 पे। द स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड इनपुट आउटपुट अप्रोच हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम, ये हमने अभी बात की थी कि इसीलिए हमने वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शन जो है, संरचनात्मक जो संस्था है, वो इनपुट आउटपुट अप्रोच जो है उस कहाँ से डिराइव करती है, जनरल सिस्टम थ्योरी से, पॉलिटिकल सिमुलेशन अप्रोच से, क्वांटिटेटिव अप्रोच से, सोशियोलॉजिकल अप्रोच से। तो समाजशास्त्रीय अप्रोच से या क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक अप्रोच से, सिमुलेशन अप्रोच से कि उद्दीपन जिसको हिंदी में कहेंगे पॉलिटिकल उद्दीपन से, या जनरल सिस्टम थ्योरी से। तो जनरल सिस्टम थ्योरी से जिसके कह सकते हैं प्रोपाउंडर है डेविड ईस्टन, वो क्या कहते हैं, सिस्टम की तरह देखते हैं स्टेट को भी, कि राज्य जैसे एक सिस्टम है, कंप्यूटर को भी हम सिस्टम बोल सकते हैं, गाड़ी को सिस्टम बोलते हैं। अगर हम उसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, हम किसी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो, या बाइक को हम ड्राइव कर रहे हैं तो भी एक सिस्टम हो गया। तो बाइक में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर व्हील्स ना हो तो क्या आप चला लेंगे, व्हील्स के अलावा अगर इंजन ना हो तो आप चला लेंगे, हैंडल ना हो तो चला पाएंगे, सीट ना हो बैठने के लिए तो इसी तरह से कार ड्राइव कर रहे हैं तो स्टीयरिंग ना हो, छोटी सी चीज़ है लेकिन होनी चाहिए। तो या इसी तरह से बॉडी को सिस्टम है, तो इसमें क्या करें कि सिस्टम अप्रोच है, हम स्टेट भी एक सिस्टम की तरह है। अब इसमें जो प्रॉब्लम होती है वो आइडिया इनपुट की तरह जाता है इस प्रोसेस में, और यहाँ पे इसका रिव्यू होता है, रिव्यू होने के बाद आउटपुट निकलता है कि इसमें ये कमी है, फिर से नया आइडिया लेके फिर से इनपुट में जाता है। तो जैसे हम पॉलिसी बनाते हैं, अब इसको हम इस सेंस में देख लें कि कोई पॉलिसी बनाई गई, जैसे मान लीजिए कृषि की पॉलिसी बनाई गई, वो पॉलिसी बनी, पार्लियामेंट में आई, पार्लियामेंट के बाद पॉलिसी बनी और पॉलिसी आ गई सोसाइटी में, पार्लियामेंट ने पास कर दिया। अब यहाँ पे लोगों ने विरोध किया तो उसमें कुछ अमेंडमेंट करके फिर से जाएगा, अब ये फिर से नई कृषि नीति बन सकती है, अब ये ख़त्म नहीं होगी, ऐसा नहीं कि अब कृषि नीति कभी बनेगी ही नहीं, तो उसमें जो अमेंडमेंट होगा फिर से बनेगी, और ऐसा भी नहीं कि जो बनेगी वो फाइनल होगी, उसमें फिर कुछ कमियां रह जाएंगी फिर से वो। तो ये सिस्टम है पॉलिटिकल सिस्टम। तो जनरल सिस्टम थ्योरी जो है, सामान्य सिस्टम थ्योरी जो है, स्ट्रक्चरल फंक्शन को से डिराइव होती है, जो जनरल सिस्टम थ्योरी से डिराइव होता है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। आगे बढ़ जाते हैं, 17 नंबर देख लेते हैं। द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट which holds that state is the result of slow process of growth is known as। अब ये कह रहे हैं कि राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो क्या, जिसमें ये माना जाता है कि राज्य की उत्पत्ति धीरे धीरे एक पीस मील प्रोसेस में, ग्रेजुअल प्रोसेस में हुई, वो कौन सा सिद्धांत है जो ऐसी बात मानता है? डिवाइन थ्योरी, दैवीय शक्ति का सिद्धांत कि राजा को और राज्य को ईश्वर ने खुद भेजा है। इवोल्यूशन थ्योरी कि उत्पत्ति का सिद्धांत की धीरे धीरे उत्पत्ति हुई है। फोर्स थ्योरी, शक्ति का जिसके पास शक्ति है उससे वो राज्य करेगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जिसको हम कहते हैं सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, तो कौन सी होगी? एवोल्यूशन थ्योरी। धीरे धीरे, एवोल्यूशन का मतलब ही होता है कि धीरे धीरे बढ़ना का। जैसे हम बायोलॉजी में भी एवोल्यूशन थ्योरी पढ़ते हैं, डार्विन को अगर हम पढ़ें तो वो बोलते हैं कि एवोल्यूशन हुआ धीरे धीरे, ना कि जीवों को किसी डायरेक्टली किसी नेचर ने बना दिया हो, मतलब नेचर ने तो बनाया लेकिन किसी एक दिन, ऐसा नहीं कि एक ही दिन सब कुछ बना दिया, धीरे धीरे हुआ। या गॉड की जो डिवाइन थ्योरी है वो उसको भी रिफ्यूट करते हैं कि गॉड ने सीधे सीधे एक दिन मनुष्य बना दिया, हाथी बना दिया, घोड़ा बना दिया, ऐसा भी नहीं है। जैसा कि तमाम सारे अगर हम क्रिश्चियनिटी के बाइबल में देखें तो उसमें होता है कि 7 दिन के अंदर बना दिया। या दूसरे रिलीजन में भी ऐसा ही मानते हैं, बहुत से रिलीजन, चाहे हिंदुज़म हो, तो वो डिवाइन थ्योरी को रिफ्यूट करता है। एवोल्यूशन थ्योरी बोलता है कि नहीं, धीरे धीरे हम
सिंगल सेल से बनते 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 ह्यूमन जैसे कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं, वेल जैसे बड़े बनते हैं, हाथी जैसे बड़े बनते हैं, ये सारी चीज़ें बनी। इसके अलावा पेड़ हैं, पहाड़ पेड़ बनते हैं, धीरे धीरे सभी चीज़ एवोल्यूशन के थ्रू बनी। इसी तरह राज्य भी जो स्टेट है वो एवोल्यूशन के थ्रू बना। एक दिन में नहीं कि अच्छा गॉड ने बोला कि लो तुम राजा बन जाओ, ये तुम्हारा स्टेट है, टेरिटरी तुम रूल करो, ऐसा नहीं है। डिवाइन थ्योरी को रिफ्यूट कर देते हैं ये लोग। 16 के बाद 17 के ओके 18 देखते हैं। 18 क्या कह रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हु सेड दैट लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर वॉज पुअर, सॉलिटरी, नास्टी, ब्रूटस एंड शॉर्ट। ये बहुत बार मैंने बताया भी है तो इसलिए फिर से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कौन कहता है? इसको हिंदी में बता देता हूँ कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि प्रकृति की स्थिति में मनुष्य जो था कैसा था? पुअर था, गरीब, अकेला, बर्बर, नास्टी, ब्रूटिस मतलब गंदा, एंड शॉर्ट, छोटी उसकी लाइफ थी क्योंकि एक दूसरे से लड़ रहा था। सभी लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे, वॉरफेयर में हमेशा थे, 24 आवर युद्ध में थे सब लोग एक दूसरे से। तो उसी से बचने के लिए क्या कहते हैं? सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन करता है? जॉन लॉक भी करते हैं, थॉमस हॉब्स भी करते हैं, रूसो भी। लेकिन इन प्रकृति में जो थॉमस हॉब्स हैं ये हमेशा क्योंकि ये जब पैदा होते हैं उस समय से गृह युद्ध होने लगता है इंग्लैंड के अंदर, तो हमेशा युद्ध मनुष्य का बुरा जो एस्पेक्ट है उन्होंने देखा, इसलिए हमेशा कहते हैं ये बुरा है। बाकी जॉन लॉक ने अच्छे समय में देखा क्योंकि ग्लोरियस रेवोल्यूशन हो गया था इंग्लैंड में, और वहाँ बिना रक्तपात के, बिना ब्लड सेट के ही रेवोल्यूशन हो जाता है और सत्ता परिवर्तन हो जाता है। तो ये बोलते हैं कि लाइफ ह्यूमन बीइंग अच्छा है, ये बोलते बड़ा ख़राब है। रूसो कहते हैं मनुष्य स्वतंत्र तो पैदा हुआ था लेकिन बढ़ता चला गया चेन में। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मनुष्य तो अलग अलग समय में हमेशा दो क्लास बनते हैं जो एक्सप्लॉइट करता है एक दूसरे को। तो जो थॉमस हॉब्स इसका सही आंसर होगा। ये कई बार मैं बता चुका हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर लीगल राइट कंप्राइजेस। लीगल राइट क्या क्या देखता है? अगर हम भारत में भी देख लें तो लीगल राइट में हमें सिविल राइट भी होते हैं, इकोनॉमिक राइट भी होते हैं और पॉलिटिकल राइट, कि हम प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी आज के समय लीगल राइट है और ये इकोनॉमिक राइट भी है। पॉलिटिकल राइट, राइट टू वोट, ऐसा नहीं कि कोई हमको रोक सकता है अनटिल कि हम कुछ गलत ना करें, कि अगर हम कुछ गलत करते हैं तो वोटिंग हमारी रोकी जा सकती है। लेकिन पॉलिटिकल राइट भी है, सिविल राइट्स भी हैं कि हम कहीं जाना घूमना चाहें किसी जगह पे तो हमको जाने दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि हम कोई रोक दे के आप दिल्ली नहीं जा सकते, आप मुंबई नहीं जा सकते, आप कलकत्ता नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। तो सारे राइट्स जो हैं, ऑल राइट्स आर लीगल राइट्स। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लेट डाउन एंड एलोबोरेट डिफेंस ऑफ पर्सनल लिबर्टी। ये कौन है जिसने रखा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए और उसको एक्सप्लेन किया क्यों होनी चाहिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो सबसे बड़ा इसमें जो नाम आते हैं उसमें कौन आएगा? वो है J.S. मिल, कोलंजास, रॉल्स, रॉबर्ट मिशन। तो J.S. मिल जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बहुत बड़े एडवोकेट हैं और वो पहली बार जो है यूटिलिटेरियनिज्म जो है उसको, उसमें जो खामियां हैं उसको हटा के व्यक्ति को, इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस देते हैं और यहाँ तक देते हैं कि वुमेन को भी वो राइट्स देते हैं, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स की बात करते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता में राज्य जो है ज़्यादा इंटरफेयर ना करे, स्टेट मस्ट नॉट इंटरफेयर इन द इंडिविजुअल मैटर, और अपनी बॉडी और अपने माइंड पे इंडिविजुअल इज़ फ्री अनटिल वो किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो ना ही स्टेट, ना सोसाइटी, ना ही उसके कोई और उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये आइडिया है J.S. मिल का। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच जाते हैं। 21st क्वेश्चन, पॉलिटिकल इक्वलिटी इज बेस्ट गारंटेड इन। अब कह रहे राजनीतिक बराबरी जो है, राजनीतिक बराबरी सबसे अधिक किस में मिल सकती है? एरिस्टोक्रेसी में, डेमोक्रेसी में, डिक्टेटरशिप में, ओलिगार्की में। तो एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या हो गया कि कुलीन वर्ग का शासन, जैसे अलग अलग राजशाही में होता है। प्रजातंत्र, तानाशाही
और ओलिगार्की का मतलब कुलीन तंत्र में जो खामियां आ जाती है। कुलीन तंत्र जब राज्य के लिए काम करता है तो वो अच्छा माना जाता है, लेकिन वही ओलिगार्की में होता है कि वो अपने लिए काम करने का, अपने बिजनेस को, अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए काम करता है राज्य को छोड़ के, तो वो ओलिगार्की बन जाती है। तो सिर्फ कुछ लोगों के लिए, कि कुछ लोगों की तरक्की हो इसी राज्य में, जैसे बड़े बिजनेसमैन हो गए, बड़े मंत्री हो गए, ये सब आपस में बिजनेस बढ़ा लेंगे और राज्य पीछे छूट जाएगा, तो इस तरह के सिस्टम को ओलिगार्की कहते हैं। तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी में सबसे अधिक पॉलिटिकल बराबरी होगी कहाँ पे, क्योंकि सभी को एक वोट मिलता है और सभी लोग बराबर हैं, चाहे वो राजा हो चाहे सबसे छोटा व्यक्ति हो। ऑल दो जेएस मिल इसके अगेंस्ट में थे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट लॉ एंड पब्लिक लॉ? कि जो प्राइवेट लॉ है, व्यक्तिगत लॉ, या पब्लिक जो सामान्य लॉ है, वो उसमें डिफरेंस क्या है? द प्राइवेट लॉ रिफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल सिटीजन, वेयर इज पब्लिक लॉ रिफर्स टू द रिलेशन बिटवीन द इंडिविजुअल सिटीजन एंड स्टेट। तो ये तो सही है वैसे तो, कि अगर हम देखें तो प्राइवेट लॉ क्या कह रहा है कि हम आपस में जो व्यक्तियों के लिए हो वो प्राइवेट लॉ हो जाएगा, और जो दूसरे के लिए हो राज्य से संबंधित, जैसे पब्लिक लॉ क्या हो गया कि सड़क पे हम रेड लाइट पे चलेंगे, रुकेंगे, तो ये पब्लिक लॉ है, राज्य बनाता और इसके लिए। लेकिन आपस में जो प्रॉपर्टी है किसी की, प्राइवेट लॉ क्या हो गया कि जो मेरी प्रॉपर्टी है मेरे बच्चे के पास जाएगी, ये प्राइवेट लॉ टाइप हो गया। अब इसमें देखें बाकी चीज़ें, पब्लिक लॉ रिफर्स टू रिलेशन बिटवीन द इंडिविजुअल सिटीजन, ये तो उल्टा हो गया। प्राइवेट लॉ रिलेट्स टू क्राइम्स कमिटेड इनसाइड होम, ये प्राइवेट लॉ नहीं है, सिर्फ होम के अंदर ऐसा नहीं है, तो पहली लाइन ही गलत है। प्राइवेट लॉ रिलेट्स टू कोर्ट हियरिंग कंडक्ट इन प्राइवेट, ऐसा भी नहीं है, तो ये सही, इसका सही आंसर ए ही है। आगे बढ़ देते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन पे देख लेते हैं। रॉल्स प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बेस्ड ऑन द, तो रॉल्स का जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का आइडिया है, वो जो क्या कह सकते हैं इसको हम, कि न्याय का वितरण का जो आइडिया है वो किस पे बेस्ड है? डिफरेंस प्रिंसिपल पे, इक्वालिटी पे, एंटाइटलमेंट, मेरिट पे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का आइडिया क्या है कि लोग अलग अलग हैं, उनके लिए न्याय भी अलग अलग होगा, एक जैसा न्याय सबके लिए ज़रूरी नहीं है। न्याय का मतलब क्या है कि व्यक्ति जो चाहता है उसको वो मिले, तभी वो न्याय होगा। मतलब ये न्याय है कि कोई व्यक्ति जो हैंडीकैप्ड है, तो उसके लिए अगर रैंप बना होगा किसी जगह पे, तो वो न्याय है। और कोई व्यक्ति अगर सही है तो उसके लिए सीढ़ियाँ भी हो सकती हैं। या इसी तरह से वो कह रहे हैं कि जो रॉल्स का आइडिया है कि न्याय ये नहीं हो सकता कि जैसे हम एग्ज़ाम, अभी आप खुद भी देंगे, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपीएचएससी का या पीजीटी टीजीटी का, तो आप सभी लोग अलग अलग तरीके से, कोई बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा होगा, कोई बहुत ख़राब स्कूल में पढ़ा होगा, कोई सरकारी स्कूल में पढ़ा होगा, कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा होगा, सब में अलग अलग चीज़ें पढ़ाई गई, या उसके टीचर्स अलग अलग मेहनत करते गए, या रिसोर्सेज आपके पास किताबें खरीदने का, लैपटॉप, इंटरनेट, इन सब का रिसोर्सेज सबके पास अलग अलग हैं। लेकिन एग्ज़ाम क्या होता है? एग्ज़ाम सबका एक जैसा होता है, उसका स्टैंडर्ड एक जैसा होता है। तो रिसोर्सेज सबको अलग अलग मिले, एग्ज़ाम सबका एक जैसा हो रहा है, तो इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं कि होना चाहिए। जो बाद में अगर हम शुरुआत में देखें, इसका आइडिया डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का जो आइडिया है वो सबसे पहले लाते हैं अरस्तु। अब ये कहना है कि डिफरेंस प्रिंसिपल पे कि सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबको पहले बराबर की शिक्षा मिले, और अगर शिक्षा नहीं मिलती है बराबर, तो क्या होना चाहिए? तो उसके व्यक्ति को जो सबसे पीछे है, उस व्यक्ति को सबसे पहले प्रॉफिट मिले, जिसका हिस्सा सबसे पहले उसको मिले, उसका लाभ उसको सबसे पहले मिले, फिर बाकी लोगों को मिले। तो ये डिफरेंस प्रिंसिपल है रॉल्स का। किसी दिन हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और रॉल्स का बहुत अच्छे अच्छे आइडिया हैं जिसमें, और वो बोलते हैं कि जैसे पॉलिसी बना रहे हैं आप कोई, तो उसमें एग्जाम्पल भी देते हैं कि पॉलिसी बनाते समय क्या होता है कि एक केक का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक केक है, उसको हम काटेंगे। अब आप काटेंगे तो, लेकिन काटने के बाद अगर आप पहले आप खाएंगे तो किस तरह से काटेंगे? मान लीजिए 4 लोग हैं तो आप इस तरह से भी काट सकते हैं, 1 2 3 4 हो गया, तो ये आप उठा के खा लेंगे क्योंकि आपके पास पावर है।
लेकिन उल्टा हो जाए कि आप काटेंगे तो आप, लेकिन पहले सब में बटेगा, उसके बाद आखिरी में आपको मिलेगा, तो क्या करेंगे आप, तब इसको बराबर काटेंगे। तो ये डिफरेंस प्रिंसिपल यहाँ से भी समझा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं 24 पे। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन इनटू अ पॉलिटिकल कल्चर एंड साइकोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ, कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन किस चीज़ का होता है, जो सामाजिकरण है कह सकते हैं, राजनीतिक सामाजिकरण, जिसमें हम राजनीति को सीखते हैं और राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। ये जो साइकोलॉजिकल डायमेंशन है, ये कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक जो आइडिया है वो किस चीज़ के लिए, ये है पॉलिटिकल सिस्टम के लिए। पॉलिटिकल सिस्टम में जो मनोवैज्ञानिक आइडिया जोड़ देते हैं तो उससे हमारा पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होता है, सामाजिकरण होता है, जहाँ पे हम सीख पाते हैं, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैसे डेमोक्रेसी हमने बताया कि डेमोक्रेसी का आइडिया क्या होता है कि प्रजातंत्र का मतलब ऐसा नहीं कि जो मेजॉरिटी है उसका तंत्र, मेजॉरिटी का तंत्र जो होता है उसको हम मेजॉरिटेरियन बोलते हैं। तो किसी भी डेमोक्रेसी में जो वहाँ की माइनॉरिटी है, अगर वो खुश है, उसके हक की रक्षा हो रही, तभी हम उसको डेमोक्रेसी कहें। वो अगर नहीं अच्छा हो रहा है तो उसको मेजॉरिटेरियन रूल कहते हैं, बहुमतवादी कहेंगे, जो वो है कि हमारा नंबर ज़्यादा है इसलिए हम जो भी चाहेंगे वो करवाएंगे। तो ये आइडिया डेमोक्रेसी का नहीं हो सकता है। डेमोक्रेसी इन इट्स नैरो सेंस मीन्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अ टाइप ऑफ स्टेट, एन ऑर्डर ऑफ सोसाइटी। डेमोक्रेसी जो है या प्रजातंत्र जो है वो एक गवर्नमेंट का फॉर्म है कि गवर्नमेंट किस तरह से चुनी गई है, वही इसका आइडिया है कि हमारी अगर जनता ने चुनी है तो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो जाएगी, और अगर जनता ने नहीं चुनी है तो वो डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। तो आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं एक क्विक रिवीजन, जैसे हम हमेशा करते हैं बहुत जल्दी से, कि क्वेश्चन इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो कि अनअपोज कौन से प्रेसिडेंट हमारे चुने गए थे, नीलम संजीवा रेड्डी। क्यू वारंटो क्या है कि वो पूछा था किस अधिकार से, ऑन विच राइट आपने ये काम किया, ये पूछ सकता है कोर्ट। इसके अलावा जो है फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, ये मद्रास में हुआ था, मद्रास जिसको हम कहेंगे 1688 में, और बाद में बॉम्बे और कलकत्ता में 1726 में। इसके अलावा जो है लाइन एजेंसी या इस तरह की चीज़ों की बात हुई थी। और इसके अलावा जो बुक है हु वर शूद्रास किसने लिखा, हु वर शूद्रास जो बुक थी वो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखी गई थी। इट वॉज रिटन बाय डॉक्टर अंबेडकर एंड विच ईयर 1946। इसके अलावा हमने बात की थी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो है वो जो है कब हुआ, और इसका हम फुल फॉर्म पूछा गया था पहले तो UDHR का, UDHR में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, और उसको कब पब्लिश किया गया था, तो सबसे पहले 10 दिसंबर 1948 को इसको एक्सेप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन में। और इसीलिए हम 10 दिसंबर को, अगला क्वेश्चन ये भी था 10 दिसंबर ह्यूमन राइट डे कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को हर साल मनाते हैं। इसके अलावा मैग्ना कार्टा क्या था, कब साइन हुआ था, मैग्ना कार्टा 15 जून 2015 में साइन हुआ था, जिसमें ये तय हुआ था कि जो गिल्टी नहीं है उसको सज़ा ना मिले। इसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ इंडिया में, 1993 में, 12 अक्टूबर 1993 में पहली बार ह्यूमन राइट कमीशन बना यहाँ पे। इसके अलावा फर्स्ट वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया गया, 25 जनवरी 2011 को फर्स्ट वोटर डे, और हर साल एवरी ईयर वी सेलिब्रेट वोटर्स डे ऑन 25 जनवरी बिफोर द रिपब्लिक डे। उसके अलावा फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे, गणेश वासुदेव मालवलंकर, जो भी 1952 से 56 तक रहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमको फ़ोन कर सकते हैं 6001203135 पे, व्हाट्सएप कर सकते हैं 60013995 पे, वेबसाइट जो हमारी है www.capitalstudycircle.com पे जा सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे कैपिटल स्टडी सर्कल के नाम से, ईमेल thecapitalstudy20@gmail.com से आप जुड़ सकते हैं। अगर PDF चाहिए तो मेल कर सकते हैं, या फिर
कोई भी जानकारी, अगर रिसर्च से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं, हमारे पास जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। और तमाम सारे लोगों का मैसेज आता है, कई बार वो बोलते हैं कि इंग्लिश में समझाइए, कई बार बोलते हैं हिंदी में भी जो स्टूडेंट हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ बाइलिंगुअल हो। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप उस लेक्चर को बोल सकते हैं या क्वेश्चन को अलग से भेज सकते हैं, जिसके उन लेक्चर्स, उन क्वेश्चंस का या उन आइडियाज़ का हम अलग से लेक्चर कम्प्लीटली इंग्लिश में या कम्प्लीटली हिंदी में अच्छे से अलग से बना के उनको डाल सकते हैं। सभी का तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि सभी का इंग्लिश और हिंदी में पूरा जो एक लेक्चर है कि बना पाऊँ, वो मुश्किल है। लेकिन हाँ, कुछ दिनों में हम शायद बेटर कर पाएंगे, तो क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है इसको बनाने में, तो हम कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश कम्प्लीटली, एंड दोज हु आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड दोज हु आर नॉट कंफर्टेबल विथ हिंदी, वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश टू। एट द सेम टाइम जो हिंदी में, इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, हिंदी में है, उनके लिए हिंदी भी बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप अपने कमेंट देते रहें, यूट्यूब पे भी दे सकते हैं जो कि यहाँ पे फ्री है। इसके अलावा आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे भी हमें मैसेज करके अपने कमेंट दे सकते हैं। अगर चैनल अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, दूसरों को भी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।